नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी पाठ 7 के अंतिम अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करेंगे। तो आइए। सभायाम कापालिक दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रावोचत, हे योगींद्र, महापापिना मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मा रक्षिति। क्योंकि इससे पहले राजा मुंज ने भोज के वध का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने का संकल्प ले लिया था। तो जैसे ही वह अग्नि में प्रवेश करने के लिए जाता है, उसी समय सभा में एक जादूगर आ जाता है। अब उससे आगे देखिए क्या है। सभा आगत है, सभा में आगत है, सभा में आया हुआ। कापालिक ने, सभा में आए हुए जादूगर ने दंडवत प्रणम्य, जमीन पर लेटकर प्रणम्य प्रणाम करके मुंजः प्रावोचत, मुंज को कहा, हे योगींद्र, हे महाराज, महापापिना मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मा रक्ष। अब देखिए, जो सभा में जादूगर आया हुआ था उसको दंडवत प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? मुंज ने। मुंज ने उसे दंडवत प्रणाम करके कहा, हे महाराज, महापापिना, महापापी, मया, मेरे द्वारा, हतस्य पुत्रस्य, मारे गए पुत्र का, प्राणदानेन, प्राणदान देकर, माम रक्षिति, मेरी रक्षा करो। मुंज ने क्या कहा योगीराज से? हे योगीराज, महापापी, मैं महापापी हूँ जिसने अपने पुत्र को मार दिया। उस पुत्र के प्राणदान के लिए माम रक्षिति, मेरी रक्षा करो। महापापी, मेरे द्वारा मारे गए पुत्र का प्राणदान देकर माम रक्षिति, मेरी रक्षा करो। अथ कापालिक तम प्रावोचत राजन माँ भैषी। अथ उसके बाद कापालिक जादूगर ने तम उसको प्रावोचत कहा। इसके बाद जादूगर ने उसको कहा, राजन, हे राजन, माँ भैषी ही, मत डरो। माँ का मतलब है मत, भैषी डरो, मत डरो। शिव प्रसादेन स जीवितो भविष्यति। शिव प्रसादेन, शिव जी के कृपा से, स वह, जीवित है भविष्यति, जीवित हो जाएगा। शिव जी की कृपा से वह जीवित हो जाएगा। तदा तब शमशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोज तत्र समानीतः। तदा तब शमशान भूमौ, शमशान भूमि में, कापालिकस्य योजनानुसारम, कापालिकस्य जादूगर की, कापालिकस्य जादूगर की योजनानुसारम, योजना के अनुसार, भोज है भोज, तत्र समानीतः, वहाँ लाया गया। तब शमशान भूमि में जादूगर की योजना के अनुसार भोज को वहाँ लाया गया। योगिना भोजो जीवित है इति कथा लोकेशु प्रसृता। योगिना, महाराज के द्वारा, योगी के द्वारा, भोजो भोज, जीवित है, जीवित कर दिया गया। योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया। इति कथा, यह कथा, लोकेशु, पूरे समाज में, प्रसृता, फैल गई। योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया। इति कथा, यह कथा, लोकेशु, समाज में, प्रसृता, फैल गई। पुनः फिर गजेंद्र आरूढ़, हाथी पर सवार होकर, पुनः गजेंद्रारूढ़ो भोजो राजभवनम अगात। पुनः फिर गजेंद्र आरूढ़, हाथी पर सवार होकर, भोज राजभवनम, राजभवन में, अगात, लाया गया। फिर हाथी पर सवार होकर भोज राजभवन में आया, पहुँचा। संतुष्ट राजा मुंज भोजम राज सिंहासने निवेश्य निज पट्ट राज्ञेभिश्च सह तपोवन भूमि गत्वा परम तपस्तेपे। संतुष्ट राजा, राजा ने संतुष्ट होकर, मुंज ने संतुष्ट, राजा संतुष्ट होकर, राजा मुंज ने भोज को निज सिंहासने, अपने सिंहासन पर, निवेश बैठाकर,
संतुष्ट होकर राजा मुंज ने भोज को निज सिंहासन अपने सिंहासन पर निवेश बैठाकर निज पटराज्ञी भीष्ट निज पट अपनी पटराज्ञी भी पटरानियों के सह साथ तपोवन तपोवन में गत्वा जाकर परम तपह तेपे परम बहुत अधिक तपह तेपे तपस्या करने लगा। संतुष्ट होकर राजा मुंज ने भोज को सिंहासन पर बैठाकर अपनी महारानियों के साथ तपोभूमि में जाकर बहुत तपस्या की। भोजः चापी और भोज ने भी चिरम बहुत समय तक प्रजा पालितवान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया। और भोज ने भी बहुत समय तक प्रजा अपनी प्रजा का पालितवान पालन पोषण किया। भोज ने भी अपनी प्रजा का बहुत समय तक पालन पोषण किया। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे प्रत्ययों के उदाहरण। गत प्रणम्य हत समानीतः जीवितः आरूढ़ः निवेश्य गत्वा पालितवान। अब देखिए ये हैं आपके प्रत्ययों के उदाहरण। सबसे पहला है प्रणम्य। प्रणम्य में क्या है? प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय। प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, ठीक है। और सबसे पहले गत है, गम धातु कत प्रत्यय बनता है, गत है गता गतम, ठीक है। नेक्स्ट है हत में भी क्या है? हन धातु है और कत प्रत्यय। हत में भी क्या है? हन धातु कत प्रत्यय। नेक्स्ट समानीत है, दो उपसर्ग हैं, सम जमा आ उपसर्ग, नी धातु है और कत प्रत्यय। सम जमा आ उपसर्ग, नी धातु कत प्रत्यय। प्रसृता, प्र उपसर्ग सृज धातु और कत प्रत्यय। प्र उपसर्ग सृज धातु कत प्रत्यय। आरूढ़ में भी देखिए कितने कत प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। आ उपसर्ग रूह धातु है और कत प्रत्यय। आ उपसर्ग रूह धातु कत प्रत्यय। निवेश्य में नि उपसर्ग विष धातु है और ल्यप प्रत्यय। निविष ल्यप निवेश्य। गत्वा बहुत बार ये एग्जाम्पल आया, गम जमा कत्वा। ऐसे ही पालितवान, जहाँ तवान तवती तवत दिखाई दे वहाँ कतवतु प्रत्यय होता है। यहाँ पाल धातु है, पाल धातु और कतवतु प्रत्यय। ये तो हुए आपके प्रत्यय के एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं संधि। रक्षेति, रक्ष जमा इति, रक्ष जमा इति। ए और ए मिलकर ए बनता है। ए और ए मिलकर क्या बनता है? ए। रक्ष में क्या है? अक्षरोत्तरोत्त क्या है? अ, और इधर इति के प्रारंभ में ई। ए जमा ई मिलकर ए बनता है। गुण संधि का एग्जाम्पल है। कापालिक स्तंभ में कापालिक है जमा तम। दो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक कापालिक दिखाई दे रहा है, एक तम, ठीक है। और बीच में क्या आ गया? स। ये विसर्गों के स्थान पर हुआ है। यदि विसर्गों के बाद तवर्ग आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर दंतव्य स हो जाता है। दंतव्य जिसे आप सांप वाला स बोलते हैं अधिकतर बच्चे। प्रावोचद, प्र जमा अवोचद,
प्र जमा अभोजद, यहाँ भी यहाँ भी और मिलकर क्या बन गया अ और मिलकर क्या बनता है दीर्घ संधि में आ। योजनानुसारम, योजना जमा अनुसारम, योजना जमा अनुसारम, योजना जमा अनुसारम। ऐसे ही गजेंद्र आरूढ़ हो, गजेंद्र जमा आरूढ़ हो, आरूढ़ या आरूढ़। अच्छा, संतुष्ट है, ये भी प्रत्यय का एग्जाम्पल है। सम उपसर्ग, तुष धातु है और कतः प्रत्यय, समतुष कतः संतुष्ट है। निज पट राज्य भीश्च, अब देखिए एक शब्द आपका निज पट राज्य भी और एक है च, निज पट राज्य भी, राज्य भी जमा च। अभी यहाँ हमने एक में किया था, अभी इससे पहले किया था कि यदि विसर्ग के बाद च आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाता है, ये वाला श, तो बन गया निज पट राज्य भीश्च। ठीक है। अब भोजश्चापि, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल, ये भी ऐसे ही है। भोज है जमा च जमा अपि, यहाँ भी देखो विसर्गों के बाद च आ रहा है इसलिए ये तालव्य श हो गया भोजश, भोज है जमा अपि। अब यहाँ एक उपपद विभक्ति का भी एग्जाम्पल आया है, उपपद विभक्ति का स है। मैंने आपको एक वीडियो में इस पाठ के जो उपपद विभक्ति के एग्जाम्पल बताए उनमें बताया था कि सह के योग में हमेशा तृतीय का प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति का, रानियों के साथ। किसके साथ? रानियों के। अब रानियों में तृतीय विभक्ति लगी, क्यों? क्योंकि सह, इसके उपपद जो शब्द है वो साथ में आया स है। इस पद विशेष के अनुसार यहाँ काके की के अनुसार षष्ठी न लगकर तृतीया का प्रयोग हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कह रखा है यदि कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।